एक एक बहुत ही बुनियादी सवाल है जो शायद हर उस इंसान के मन में कभी ना कभी आता है जो कुछ रचता है या किसी रचना को देखता है। कोई इंसान कुछ बनाता क्यों है? एक लेखक, एक कलाकार, वो लिखने या रचने के लिए मजबूर क्यों होता है? आज हम इसी सवाल को लेखक अज्ञेय के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, उनके कमाल के निबंध के जरिए जिसका नाम ही है मैं क्यों लिखता हूं। और ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। अज्ञेय अपने इस निबंध में सिर्फ लिखने की प्रक्रिया की बात नहीं करती हैं, बल्कि वो हमें एक रचनाकार के मन के अंदर की यात्रा पर ले जाती हैं। अच्छा। और इस यात्रा को समझाने के लिए वो अपनी एक बहुत ही प्रसिद्ध और झकझोर देने वाली कविता हिरोशिमा का उदाहरण देती हैं। हाँ। ये दोनों चीजें मिलकर हमें बताती हैं कि सिर्फ जानकारी या आंखों से देखी हुई घटना और उस घटना को अपनी आत्मा में महसूस कर लेने में क्या फर्क होता है। हाँ, और ये आत्मा में महसूस कर लेने वाली बात ही शायद आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। तो चलिए इसी सफर को समझने की कोशिश करते हैं। एक लेखक पर कौन से भीतरी और बाहरी दबाव काम करते हैं? किसी घटना को जानने, उसे देखने और उसे महसूस करने में क्या अंतर है? और कैसे एक अकेली, दिल दहला देने वाली तस्वीर कला के एक अमर टुकड़े को जन्म दे सकती है? आइए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो अज्ञेय इस निबंध की शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प बात से करती हैं। जब उनसे पूछा जाता है आप क्यों लिखते हैं, तो वो कहती हैं कि इसका सबसे सीधा जवाब यही है कि मैं इसलिए लिखता हूं ताकि मैं ये जान सकूं कि मैं क्यों लिखता हूं। पहली बार सुनने में तो ये एक पहेली जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल। ये तो गोलमोल जवाब लगता है, जैसे सवाल से बचने की कोशिश हो, पर इसका एक गहरा मतलब है ना? ऐसा लगता है मानो लिखने की क्रिया खुद एक खोज है। जब तक आप लिखना शुरू नहीं करते आपको पता ही नहीं होता कि आपके अंदर क्या कहने को है। बिल्कुल, यही का मुख्य पॉइंट है। वो इसे अभ्यांतर विवशता कहती हैं, यानी एक भीतरी मजबूरी। अभ्यांतर विवशता। उनके हिसाब से हर रचनाकार के अंदर एक बेचैनी होती है, एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसे बाहर निकलना ही होता है। जब तक वो उसे लिखकर या रचकर व्यक्त नहीं कर देता, वो उससे मुक्त नहीं हो पाता। अच्छा। तो लिखना खुद को जानने और अपने अंदर के बोझ से मुक्त होने दोनों का एक जरिया है। ये एक तरह का कैथार्सिस है, भावों का रेचन। लेकिन असल दुनिया में तो चीजें इतनी आदर्श नहीं होती। हर कोई सिर्फ भीतरी मजबूरी की वजह से तो नहीं लिखता। पैसे के लिए, नाम के लिए, डेडलाइन के लिए भी तो लिखा जाता है। हाँ, और अज्ञेय इस बात को पूरी तरह स्वीकार करती हैं। वो बाहरी दबावों की भी बात करती हैं, जैसे संपादकों का आग्रह, प्रकाशकों की मांग या सीधी सीधी आर्थिक जरूरतें। लेकिन यहाँ वो एक बहुत जरूरी फर्क बताती हैं। वो कहती हैं कि एक सच्चा कृतिकार यानी एक जेन्युइन क्रिएटर हमेशा इस बात को लेकर सचेत रहता है कि उसकी कौन सी रचना अंदर की प्रेरणा से जन्मी है और कौन सी इन बाहरी वजहों से। उन्होंने इसके लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया है, उस आलसी आदमी का जो सुबह बिस्तर पर पड़ा रहता है और तब तक नहीं उठता जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। हाँ। तो कुछ लोगों के लिए बाहरी दबाव उस अलार्म की तरह काम कर सकता है। बहुत सही कहा। वो बाहरी दबाव खुद रचना का कारण नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक औजार है, एक ट्रिगर है जो लेखक को उसकी सोई हुई भीतरी विवशता से जोड़ सकता है। अच्छा, जैसे अलार्म बजने से आदमी जाग जाता है, ठीक वैसे ही डेडलाइन आने पर लेखक शायद लिखने बैठ जाता है और फिर उसकी अंदरूनी प्रेरणा काम करने लगती है। अज्ञेय खुद कहती हैं कि उन्हें इस अलार्म की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कभी बज भी जाए तो उन्हें इससे कोई परहेज नहीं है। तो एक तरफ है बाहरी दबाव और दूसरी तरफ है ये गहरी आभ्यंतर विवशता। और इसी भीतरी मजबूरी का असली मतलब समझाने के लिए वो हमें हिरोशिमा का वो किस्सा सुनाते हैं जो उनकी कविता की वजह बना। जी। ये सफर कमाल का है क्योंकि ये दिखाता है कि किसी चीज को समझना एक बात है और उसे महसूस करना बिल्कुल दूसरी। जी, वो बताती हैं कि हिरोशिमा की त्रासदी के बारे में उनका ज्ञान 3 स्तरों से गुजरा। पहला स्तर था बौद्धिक ज्ञान। बौद्धिक ज्ञान? वो विज्ञान के छात्र थे, तो उन्हें पता था कि अणु बम कैसे काम करता है, रेडियोधर्मिता का क्या असर होता है। उन्होंने खबरें पढ़ी, लेख पढ़े। उनके दिमाग में विज्ञान के इस भयानक दुरुपयोग के खिलाफ एक बौद्धिक विद्रोह भी हुआ। लेकिन ये सब दिमागी था, ये जानकारी थी, डेटा था, और जैसा वो कहते हैं इससे कोई कविता नहीं जन्मी। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। हाँ, एक इतनी बड़ी घटना के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी एक लेखक के तौर पे वो खामोश थे, क्योंकि वो अभी तक सिर्फ एक जानने वाले थे, महसूस करने वाले नहीं। फिर आया दूसरा स्तर, प्रत्यक्ष अनुभव। ओके। युद्ध के कुछ साल बाद उन्हें जापान जाने का मौका मिला और वो हिरोशिमा भी गए। वहां
उन्होंने उस अस्पताल को भी देखा जहां बम से घायल हुए लोग बरसों बाद भी पीड़ा झेल रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से उस तबाही के निशान देखे। अब ये बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। वो हिरोशिमा में थे, उस तबाही के बीचों बीच अस्पतालों में लोगों का दर्द देख रहे थे। किसी भी लेखक के लिए ये तो लिखने के लिए बहुत होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए। फिर भी वो खामोश रहे। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ आंखों से देखना भी काफी नहीं था। और यहीं अज्ञे अपने तर्क का सबसे अहम हिस्सा सामने रखती हैं। हाँ, वो अनुभव और अनुभूति के बीच एक लकीर खींचती हैं। अनुभव और अनुभूति। अनुभव वो है जो आपके साथ घटता है, जो आप अपनी आंखों से देखते या कानों से सुनते हैं। लेकिन अनुभूति तब होती है जब वो अनुभव आपकी संवेदना और कल्पना के सहारे आपके अंदर जज्ब हो जाता है, आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। जब वो घटना आपके लिए सिर्फ एक बाहरी सच न रहकर एक भीतरी सत्य बन जाती है। अस्पताल का अनुभव बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वो अभी भी एक भोक्ता नहीं बने थे, वो सिर्फ एक दर्शक थे। तो फिर वो निर्णायक क्षण कौन सा था? वो मोमेंट जब अनुभव अनुभूति में बदल गया। वो क्षण आया जब वो हिरोशिमा की एक सड़क पर घूम रहे थे। वहां उन्होंने एक जले हुए पत्थर पर एक उजली छाया देखी। एक उजली छाया? ये एक इंसान की छाया थी। विस्फोट की गर्मी इतनी जबरदस्त थी कि जो इंसान वहां खड़ा था वो तुरंत भाप बनकर उड़ गया। अरे बाप रे! लेकिन उसकी परछाई हमेशा के लिए उस पत्थर पर छप गई। पत्थर झुलस गया था, पर जहां वो इंसान था वहां वो थोड़ा सफेद रह गया था। बस एक पल के लिए इस छवि के बारे में सोचते हैं। पूरी की पूरी ट्रेजेडी, लाखों लोगों का दर्द, एक इंसान का वजूद, सब कुछ एक पत्थर पर बनी एक परछाई में सिमट गया। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। अगे कहते हैं कि उस छाया को देखते ही उन्हें एक जोर का थप्पड़ लगा। उस पल में इतिहास, सिद्धांत और सारी खबरें पीछे छूट गईं और वो पूरी ट्रेजेडी उनके अंदर एक जलते हुए सूरज की तरह उगाई। वाह! उन्हें लगा कि वो खुद उस विस्फोट के भोक्ता बन जाए। वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो महसूस कर रहे थे। यही अनुभूति प्रत्यक्ष था, वो सीधा महसूस किया गया यथार्थ। और उसी क्षण उनके अंदर वो आभ्यंतर विवशता पैदा हुई जिसने उनसे कविता लिखवाई। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने कविता वहां उस सड़क पे खड़े होकर नहीं लिखी। नहीं, वो कहते हैं कि वो इस अनुभूति से इतना दब गए कि उसे बाहर निकालने की जरूरत महसूस हुई। और कविता उन्होंने कई दिन बाद भारत लौटते हुए एक ट्रेन में बैठे बैठे लिखी। तो ये जो अनुभूति है, पत्थर पर बनी उस छाया को देखकर जो एहसास हुआ, वही आखिरकार कविता की शक्ल लेता है। हाँ, और जो कविता बनती है उसकी तस्वीरें भी उतनी ही जबरदस्त हैं। चलिए अब जरा कविता पर नजर डालते हैं। जी। इसकी शुरुआती पंक्तियां ही माहौल बना देती हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक। सूरज जो जीवन का प्रतीक है, यहाँ आसमान में नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच जमीन पर उगता है। ये एक अप्राकृतिक भयानक सूरज है। वो आगे कहते हैं, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। ये कल्पना ही कितनी भयानक है कि सूरज की रोशनी आसमान से नहीं बल्कि धरती के फटने से निकल रही है। बिल्कुल। और वो इसे काल सूर्य कहती हैं। काल सूर्य के रथ के पहियों के जो टूटकर बिखर गए हों 10 दिशाओं में। काल सूर्य मतलब जीवन देने वाला सूर्य नहीं, बल्कि काल यानी मृत्यु का सूर्य। जी। वो एक प्राकृतिक प्रतीक को लेती हैं और उसे इंसान द्वारा बनाई गई तबाही का प्रतीक बना देती हैं। और फिर वो कविता के उस हिस्से पर आती है जो सीधे उस पत्थर वाली छाया से जुड़ा है। हाँ। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी यह जली हुई छाया मानव की साखी है। साखी यानी गवाह। वो पत्थर पर बनी छाया उस घटना की गवाह है। और आखिरी पंक्तियां पूरे तर्क को एक साथ ले आती हैं। ये सूरज किसी भगवान ने नहीं बनाया, ये मानव का रचा हुआ सूरज था और उसी ने इंसान को सोख लिया। ये इंसान की खुद को तबाह करने की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। और यही बात उस कविता को सिर्फ हिरोशिमा का वर्णन नहीं बनाती, बल्कि उसे उस कविता के जन्म की कहानी भी बना देती है। सही बात है। कविता की सच्चाई इस बात में नहीं है कि उसने घटना का सही सही ब्यौरा दिया, बल्कि इस बात में है कि वो उस सच्ची अनुभूति से पैदा हुई है। जैसा कि अज्ञेय कहती हैं, वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। मतलब इट इज बॉर्न फ्रॉम दैट डीप रियलाइजेशन एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। एग्जैक्टली। तो जहां से हमने शुरू किया था, हम वही वापस आ गए हैं। मैं क्यों लिखता हूं, इस सवाल से शुरू करके हम हिरोशिमा में एक पत्थर पर बनी छाया तक पहुंचे। ऐसा लगता है कि अज्ञेय का जवाब यह है कि रचना करना सिर्फ कुछ अनुभव करने या जानने के बारे में नहीं है।
ये उस एक दुर्लभ क्षण के बारे में है जब कोई अनुभव आपके अंदर उतरकर एक गहरा व्यक्तिगत बोध बन जाता है और फिर वो बोध बाहर आने के लिए जोर लगाता है। उनके लिए यही रचनात्मक प्रक्रिया का सार है, ज्ञान से अनुभव तक और अनुभव से अनुभूति तक का सफर। बाहरी दुनिया आपको घटनाएं और तथ्य देती है, लेकिन आपकी भीतरी दुनिया, आपकी संवेदना और कल्पना उससे कला में बदलती है। वो पत्थर पर बनी छाया तो शायद हजारों लोगों ने देखी होगी, लेकिन एक कृतिकार की नज़र ने उसे उस अनुभूति में बदला जिससे कला का जन्म हुआ। ये बात किसी को भी अपने जीवन में जानकारी और गहरी समझ के बीच के फर्क के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हम दिन भर में कितनी ही जानकारी लेते हैं, कितनी ही चीजें देखते हैं, लेकिन उनमें से कितनी चीजें सच में हमारे अंदर उतरती हैं? हाँ। कितनी चीजें हमारी अनुभूति बनती हैं? और यहीं पर ये स्रोत सामग्री हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हमने देखा कि अज्ञेय की प्रेरणा ने कैसे काम किया। एक पत्थर पर छपी छाया ने उन्हें लिखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन किसी एक रचनाकार की प्रेरणा की कहानी जैसे ये वाली किसी दूसरे के लिए कुछ बिल्कुल नया रचने की प्रेरणा कैसे बन सकती है? आज की हमारी दुनिया में हमारे चारों तरफ पत्थरों पर ऐसी कौन सी अनगिनत छायाएं हैं जो बस देखे जाने का, महसूस किए जाने का इंतजार कर रही हैं?